था मैंने मेमोरेंडम आर्टिकल में डिफरेंस, बच्चों क्या ये रीड किया, समझ में आया, एक्स्ट्रा भी बना पाए, वेरी गुड, फटाफट रीड करेंगे। ये चार्टर्ड फंडामेंटल कंडीशन वाला डॉक्यूमेंट्स होता है, कौन, मेमोरेंडम। भैया ये आर्टिकल क्या होता है, इंटरनल मैनेजमेंट रूल्स रेगुलेशन। मेमोरेंडम बोलता है कैन नॉट बी इजीली ऑल्टर, इसने कहा कि भैया ऑल्टरेशन हो सकता है लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस लेंदी होता है। इन सम केसेस इन्होंने क्या बोल रखा है, सीजी की परमिशन लेनी पड़ती है, क्या लेनी पड़ती है, मेमोरेंडम एंड ऑल। इन्होंने कहा ये भी स्पेशल, लेकिन कंपैरिजन वाइज ये थोड़ा सा इजियर है। मेमोरेंडम आर्टिकल को अगर कंपेयर करेंगे तो आर्टिकल थोड़ा सा इजियर होता है। नेक्स्ट, जो मेमोरेंडम होता है कैन नॉट इंक्लूड द क्लॉज कॉन्ट्री टू द कंपनीज एक्ट। मेमोरेंडम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट, आर्टिकल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा जो मेमोरेंडम के भी अगेंस्ट ना हो और कंपनीज एक्ट, ये दो चीजों का ध्यान रखता है आर्टिकल। लेकिन मेमोरेंडम किस चीज का, एक चीज का, दैट वाज कंपनीज एक्ट। चलिए नेक्स्ट, ये डिफाइन करता है मेमोरेंडम, क्या डिफाइन करता है, कंपनी क्या है और आउटसाइड का रिलेशन। और भाई आर्टिकल बोलता है मैं तो सबका ही रिलेशन बताता हूँ, कंपनी का भी बताता हूँ और मेंबर आपस में मेंबर का भी रिलेशन बताता हूँ, जो अभी हम आर्टिकल में पढ़ेंगे भी। इसमें साफ लिखा है मेमोरेंडम में जो ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा है उसके बियॉन्ड जाते हो तो हम उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस बोलते हैं। और साफ साफ बोला अगर सारे के सारे शोल्डर यूनानिमस रेजोल्यूशन भी क्यों ना पास कर ले तो उसे ठीक नहीं कर सकते। ये हमने डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में अच्छे से पढ़ा। नेक्स्ट, बाजू में क्या लिखा है, एक्ट ऑफ डायरेक्टर बियॉन्ड आर्टिकल, यस शोल्डर चाहे तो उस गलती को ठीक किया जा सकता है। कुछ आपने भी अपने मन से पॉइंट्स बनाए, इसके अलावा जरा मुझे बताओगे क्या क्या पॉइंट्स बनाए। वेरी गुड, नैरो टर्म वाइडर टर्म, वेरी गुड, और बताओ। वेरी गुड बच्चों, ये मेन है, ये इसका सप्लीमेंट्स है। मेमोरेंडम के बिना कुछ नहीं हो सकता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, आर्टिकल तो बाद में भी देंगे तो भी चल जाएगा। और वेरी गुड, और ये भी वैसे इन्होंने कवर कर दिया। वेरी गुड, हाँ, और इसमें ऐसे 6 क्लॉज फिक्स नहीं होते, उसमें तो बहुत सारी बातें रहती हैं, ठीक है। चलिए एक शॉर्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ बातें, ये फंडामेंटल है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इसमें रूल्स है तो सेम है, ये डिफाइंड रिलेशनशिप ये भी कवर हो चुका है, प्रिपरेशन ऑफ फाइलिंग एओसी इज कंपलसरी। इन्होंने कहा कि भाई कुछ टाइम बाद भी चलेगा, ये वाला पॉइंट रीड करो। नॉट नेसेसरी, मेमोरेंडम बहुत कंपलसरी होता है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू हैव देयर ओन एओ। ये क्या बोले, टू हैव ओन एओ। हमने कल एक कंसेप्ट पढ़ा था कि पब्लिक कंपनी के पास ऑप्शन है, या तो खुद का बनाए या तो टेबल जो एफ है उसे कॉपी करे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जरूरी नहीं है खुद का बनाए, मेमोरेंडम तो हर कोई अपना खुद का बनाएगा ही। क्यों, क्योंकि भैया ऑब्जेक्ट थोड़ी ना, ऑब्जेक्ट तो हर किसी का अलग होगा ना, बात समझ में आ रही है। तो इन्होंने कहा इसमें सारे रूल्स रेगुलेशन आप इसे कॉपी पेस्ट करेंगे, तो ये एक अलग है। डिफिकल्ट टू चेंज ये तो कवर हो चुका है, चार्टेड ये भी कवर हो चुका है, नॉट गवर्न बाय। इन्होंने बोला मेमोरेंडम को आर्टिकल नहीं कंट्रोल करता, लेकिन आर्टिकल को मेमोरेंडम कंट्रोल करता है, तो ये एक पॉइंट बोल सकते हैं। स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, इसमें कोई एकदम कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन आर्टिकल बहुत स्पेसिफिक होता है काम को लेके, रूल्स रेगुलेशन इंटरनल मैनेजमेंट को लेके। प्रोविजन की बात करेंगे तो इट इज फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट और इट इज फॉर्म अंडर मेमोरेंडम और आर्टिकल, कुछ नहीं बस मेमोरेंडम की बात कर, क्लैरिटी है। तो जो भी आपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स बनाए बच्चा एग्जाम में भी लिखोगे बेटर ही होगा, ठीक है। जो बुक में दे रखा है उसके अलावा अगर आपका एक्स्ट्रा ज्ञान दिखता है आपके आंसर्स में तो ये अच्छी ही बात है, ठीक। चलिए अब इसके बाद हेडिंग मुझे बताओ क्या लिखी है, लीगल इफेक्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। चलिए लीगल इफेक्ट की हम बात करेंगे, यहाँ पे सेक्शन 10 की बात हो रही है, कंसेप्ट को थोड़ा समझेंगे। एक तरफ आपकी कंपनी है, कंपनी, हमारी कंपनी फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा CS दुनिया, कंपनी का नाम क्या लिखा, CS दुनिया, समझना। इस कंपनी में तुम लोग इस कंपनी के क्या कर रही लेते हो बच्चों, शेयर। जिस दिन आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो हमने आपके हाथ में क्या पकड़ा दिया, शेयर सर्टिफिकेट। तो ये शेयर सर्टिफिकेट एक तरीके का क्या है बच्चा, एक तरीका का क्या है मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जो प्रूफ देता है कि हाँ आपने हमारे कंपनी में क्या कर रखा है, शेयर अपना एक पोर्शन दे रखा है जिसके बिहाफ में हमने आपको क्या दे रखा है, शेयर सर्टिफिकेट दे रखा है। अब इस CS दुनिया का एक मेमोरेंडम होगा, CS दुनिया का क्या होगा बच्चों, मेमोरेंडम। क्या इस मेमोरेंडम के सबसे लास्ट वाला क्लॉज कौन सा था, 6th वाला, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, जिसमें क्या होता है प्रॉपर साइन वगैरह होता है। दैट मीन्स मेंबर और कंपनी के बीच में क्या हुआ है, मेंबर और कंपनी के बीच में क्या हुआ है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है।
तो कंपनी और मेंबर के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दोनों एक दूसरे के लिए बाउंड रहेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए बाउंड रहेंगे। हम यहाँ पे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, किसके रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, वापस से हेडिंग ये कह रहे हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल का क्या रिलेशन है, एक कंपनी का मेंबर के साथ क्या रिलेशन बनता है। तो बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है और कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से क्या करता है, बाउंड करता है। जो मेमोरेंडम है, जो आर्टिकल है, व्हेन रजिस्टर्ड, ये बाइंड करता है कंपनी को, कंपनी के मेंबर्स को, सेम एक्सटेंट एज इफ दी साइन बाय द कंपनी ईच मेंबर टू ऑब्जर्व बाउंड बाय ऑल द प्रोविजन, जो भी मेमोरेंडम एंड आर्टिकल में। कुल मिलाकर दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कंपनी भी बाउंड है किसके लिए, मेंबर्स के लिए, और मेंबर्स भी बाउंड है किसके लिए, कंपनी के लिए, क्योंकि दोनों के बीच में साइन बना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ठेकेदार हूं, मैं घर बनाती हूँ, तुम्हें अपना एक घर बनाना है, तो तुम्हारा मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तुम मुझे पैसे दोगे, मैं उससे मटेरियल खरीद के आपका घर बनाऊंगी, तो तुम्हारे मेरे बीच में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, प्रॉपर लिखोगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब आप दोगे तो मैं प्लंथ बनाऊंगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट दोगे तो मैं 4 दीवारियां बनाऊंगी, फिर मैं लेंटर डालूंगी, फिर मैं आगे का काम करूंगी। तो ऐसी पूरी स्टेप है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे पैसे देने की, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंस्ट्रक्ट करने की। तो कुल मिलाकर अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों एक दूसरे से बाउंड है ना, कोई भी एक ब्रीच करेगा तो टूट जाएगा। अब यहाँ पे हम चार चार टाइप की बाउंडेशन पढ़ेंगे। सबसे पहला बाउंड क्या बोलता है, कंपनी बाउंड है किसके लिए, मेंबर्स के लिए। कंपनी बाउंड है किसके लिए, मेंबर्स। मतलब कंपनी साफ बोल रही है भैया तुम्हारा मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मेंबर अगर मैं अपनी कोई ऑब्लिगेशंस नहीं करता हूं तो मेंबर तुम चुपचाप मेरे ऊपर केस कर देना। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, मेंबर भी बाउंड है किसके लिए, कंपनी के लिए। भाई सीधी सी बात, शेयर सर्टिफिकेट में लिखा है कि भैया 10 रुपए का शेयर है, आप भी तो बाउंड हो ना, आपको भी तो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करनी पड़ेगी। अगर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे नहीं करती तो आप कंपनी तुम मुझे केस कर देना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मुझे जरा बताओ। एक तरफ कंपनी बोल रही है मैं बाउंड हूं मेंबर तुम्हारे लिए, और दूसरी तरफ क्या बोल रहा है, मेंबर बोल रहा है मैं हूं तुम्हारे लिए बाउंड। तीसरी हेडिंग क्या है, मेंबर इंटर से, मेंबर इंटर से, एक मेंबर दूसरे से। कुल मिलाकर अगर आपकी बुक की बात करूं, मेंबर बाउंड है, कंपनी बाउंड है, या फिर मेंबर इंटर से। इंटर से मतलब क्या, एक दूसरे, एक मेंबर दूसरे के लिए, ठीक है। अब सीएस दुनिया बाउंड है आप लोगों के लिए, या फिर आप बाउंड है किसके लिए, सीएस दुनिया के लिए, या फिर सारे शेयर होल्डर एक दूसरे से बाउंड है कि नहीं, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। और फाइनली बच्चों ये इन्होंने क्या बोला है, एक तरफ कंपनी है और दूसरी तरफ कौन है, आउटसाइडर। ठीक है, इन कंसेप्ट को वन बाय वन समझेंगे, चलिए समझते। सबसे पहला कंसेप्ट, कंपनी बाउंड है अगर कोई भी चीजें लिखी हुई हैं। अगर फॉर एग्जांपल तुम मेंबर हो, मेंबर के कुछ राइट्स बनते हैं, कंपनी ने मेंबर के राइट छीन लिए। चलिए एग्जांपल, डिविडेंड, मुझ सीएस दुनिया कंपनी को आपको क्या देना था, डिविडेंड देना था, प्रॉफिट देना था। तुम शेयर होल्डर हो, मेंबर हो, मैंने आपको डिविडेंड प्रॉफिट नहीं दिया, कुछ को दिया कुछ को नहीं दिया। जिनको नहीं दिया वो क्या करेंगे, मेरे अगेंस्ट केस कर सकते हैं। तो साफ यहाँ पे लिखा है, इफ अ कंपनी डिप्राइव मतलब छीनना, इफ अ कंपनी डिप्राइव एनी मेंबर ऑफ इट्स राइट मेंबर कैन सू दी कंपनी। कंपनी और मेंबर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कंपनी ने कोई भी राइट छीना तो मेंबर क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, सू कर सकता है। क्या बात समझ में आए। कंपनी इज बाउंड टू कंप्लाई विद दी ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। कंपनी बाउंड है, उसने जो भी अपने मेमोरेंडम में लिखा है, जो भी अपने आर्टिकल में लिखा है, उसे एज पर रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशन सारी चीजें फॉलो करनी है। पहले दो बातें समझ में आई। पहला, सबसे पहली हेडिंग क्या है, कंपनी बाउंड है किसके लिए, बाउंड है मेंबर्स के लिए। कंपनी ने कुछ भी छीना, शेयर होल्डर केस कर दे। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अरे ये सेकंड पॉइंट की बात कर रही हूँ, सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है, कंपनी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम्हें उसे फुलफिल करवानी है। ठीक है, एग्जाम्पल देके बता रहे, इफ अ कंपनी इज अबाउट टू कमिट अ ब्रिज, मान लो किसने ब्रिज किया, कंपनी ने, तो भैया मेंबर में ऑब्टेन दी क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा। देखो यहाँ कोर्ट लिखा है, पुराने समय से कोर्ट चला आता था, इसका समझ लो एनसीएलटी, एनसीएलटी पे जाएगा, इंजंक्शन ऑर्डर पास करवाएगा। इंजंक्शन मतलब स्टे ऑर्डर लगाएगा कि भैया कंपनी गलत काम करिए, स्टे लगाओ। इफ कंपनी हैज ऑलरेडी कमिटेड, कर रही थी तो स्टे लगा दिया, कर चुकी है तो केस फाइल करके भैया रिकवर करवाएंगे। इन्होंने कहा ऑलरेडी कमिटेड अ ब्रीच, देन द मेंबर कैन सू द कंपनी डायरेक्टर रिस्पांसिबल पर्सन, जो भी रिस्पांसिबल पर्सन होगा उसके अगेंस्ट। बाउंड है, क्या ये समझ में आया, पक्का। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, मेंबर भी बाउंड है, मेंबर भी बाउंड है। साफ साफ इन्होंने लिखा, इट इज डीम्ड, मेमोरेंडम में साइन किया है हर एक मेंबर ने, कहा साइन किया था जरा बताओ मुझे,
सब्सक्रिप्शन क्लॉज में साइन किया था, एवरी मेंबर शेल कंप्लाई विद ऑल द कंडीशन। उस सब्सक्रिप्शन क्लॉज में ना नाम लिखा था, और नाम के बाजू में लिखा था कि तुमने 10 रुपए का शेयर, तुमने 50,000 का शेयर, 1 लाख का शेयर खरीदा है, तो तुम भी तो बाउंड है, तुम्हें भी तो उतना पैसा देना है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो गारंटी वाला अमाउंट भी आपको देना है। तो कुल मिलाकर कंपनी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, साथ में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मेंबर्स की भी। इफ एनी कोई भी नॉन कंप्लाइंसेस होता है, देन कंपनी भी क्या कर सकती है? मेंबर पे केस करेगी और अपने पैसे को रिकवर करेगी। बात समझ में आ गई? कंपनी कह रही है हम भी अपनी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करेंगे, और मेंबर बोल रहा है मैं भी अपनी पूरी ऑब्लिगेशन फुलफिल करूंगा। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे बताओ, एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए क्या बाउंड है? बिल्कुल भी नहीं। पार्टनरशिप हम थोड़ी ना पढ़ रहे। याद करो, बचपन में जब हम पार्टनरशिप फर्म और कंपनी पढ़ते थे, दोनों में हम यही डिफरेंस पढ़ते थे। पार्टनरशिप में क्या होता था? एक पार्टनर ने गलत किया तो दूसरा भी फंसता था, और कंपनी में क्या होता है? सब अलग है भाई। तो एक मेंबर दूसरे मेंबर से बाउंड नहीं है। समझना, देयर इज अ नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मेंबर। मेंबर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हुआ है? कंपनी के साथ। तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मुझसे, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मुझसे, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मुझसे। लेकिन मान लो किसी एक मेंबर ने कुछ गड़बड़ काम तो किया, तो मुझे बताओ, अगर एक मेंबर ने, फॉर एग्जाम्पल ये कंपनी है ABCD, ए ने गड़बड़ काम करी है, ए ने गड़बड़ काम किया है, भैया ए ने किया है तो क्या बी केस फाइल कर सकता है उसमें? नहीं। किसकी हेल्प लेगा? कंपनी की। बी बताएगा कि भैया ए ने गड़बड़ किया है, कंपनी ही एक्शन ले सकता है। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो साफ साफ ये लिखा है कि दोनों के बीच में क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो दोनों एक दूसरे पे केस फाइल नहीं कर सकते। लेकिन अगर केस फाइल करना है तो आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? कंपनी की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी के थ्रू से सारे काम हुए। हाउएवर मेंबर कैन सू अदर मेंबर ओनली थ्रू, मेंबर केस फाइल अगर करना चाहता है तो किसकी हेल्प से लेगा? विद दी कंपनी। बात समझ में आ रही है? वापस, कंपनी बाउंड है। कंपनी ने कुछ गलत किया तो मेंबर केस कर सकता है। मेंबर ने कुछ गलत किया, क्या कंपनी केस कर सकती है? दो मेंबर में से किसी एक मेंबर ने गलत किया, क्या दूसरा मेंबर एक्शन ले सकता है? बिल्कुल नहीं। खुद से नहीं ले सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी के साथ है तो कंपनी की हेल्प से इनडायरेक्टली वो यस इस मैटर को रिजॉल्व करेगा। नेक्स्ट एंड फाइनल क्या लिखा है? कंपनी बाउंड है क्या आउटसाइडर के लिए? बिल्कुल भी नहीं बाउंड है। समझना आप कैसे। आउटसाइडर को साफ बोला है, भैया तू खुद मेमोरेंडम पढ़कर आ। कॉन्ट्रैक्ट में साइन किसने किया है? मेमोरेंडम आर्टिकल के कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, शेयर सर्टिफिकेट की बात हो रही है। आउटसाइडर कहां से आ गया? अगर बैंक से लोन लिया तो कॉन्ट्रैक्ट अलग से बनेगा। लेकिन मैं ये कह रही हूं कि वो सारे स्टूडेंट जो हमसे नहीं पढ़ रहे, क्या उनका हमसे कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? तो आउटसाइडर है ना। क्या ये बात समझ में आ रही है? कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंबर से, मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी से। कोई भी आउटसाइडर आकर कंपनी से क्या केस कर सकता है क्या? अगर उसने कुछ प्रोडक्ट खरीदा तो अलग केस बनता है, लेकिन मेमोरेंडम के थ्रू क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है? आउटसाइडर का मेमोरेंडम से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। मेमोरेंडम में साइन मेंबर्स ने किया है, मेंबर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक मेंबर का दूसरे मेंबर से नहीं बन रहा, तो ये आउटसाइडर किस खेत की मूली हो गई भाई? क्या बात समझ में आ रहा है? चार केसेस, पहला कंपनी बाउंड टू मेंबर, दूसरा मेंबर बाउंड टू कंपनी, तीसरा इंटर से बाउंड है क्या? नहीं। आउटसाइडर से बाउंड है क्या? नहीं। लेकिन मेंबर के केस में उन्होंने बताया, एक मेंबर दूसरे मेंबर में अगर केस करना चाहता है विद द हेल्प ऑफ कंपनी ही करेगा, खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, सॉरी खुद से केस नहीं कर सकता। क्लैरिटी है? अब पूरा कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, बस आ जाओ अपनी बुक में। हेडिंग अब देखो क्या लिखा है? लीगल इफेक्ट। इनके बीच में क्या लीगल इफेक्ट है मेमोरेंडम आर्टिकल को लेके? सबसे पहले सेक्शन 10, सेक्शन 10 बोलता है भैया सिचुएशन है हमारी। सेक्शन 10 का सब सेक्शन 2 बोलता है स्टेट ऑल द मनी इज पेबल बाय द मेंबर टू द कंपनी। कंपनी तुम्हारी भी रिस्पांसिबिलिटी भैया पूरे पैसे देने की। इन्होंने कहा चलिए कौन किसको बाउंड करता है, ये चार केसेस देखेंगे। सबसे पहला केस आपकी बुक में क्या लिखा है? मेंबर क्या है? बाउंड टू कंपनी, ये लिखा है। ईच मेंबर बाउंड टू, ये क्या लिखा है? कोवेनेंट मतलब होता है अग्रीमेंट। कोवेनेंट मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। एवरी मेंबर इज बाउंड बाय द अग्रीमेंट ऑफ द मेमोरेंडम ओरिजिनली मेड ऑल्टर। समय समय पे भले ही ये बदलता रहेगा, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। आपका तो इसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है तो यस मेंबर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। Another case, shareholder not enter into the agreement was contrary inconsistent with the article। साफ साफ इन्होंने लिखा है कि भाई
आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एज पर आर्टिकल। आर्टिकल के ऊपर मत जाना, आर्टिकल के अगेंस्ट मत जाना, कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट मत जाना। आर्टिकल में, मेमोरेंडम में जो भी बातें लिखी रहती है एज पर कंपनीज एक्ट लिखी रहती है। सिंपल, मेंबर बाउंड है, लेकिन उतना ही बाउंड है जितने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। मेंबर ने बोला मैंने 50,000 के शेयर्स खरीदे, तो कितने के लिए बाउंड है? 50 के लिए ना। तो एज पर लॉ उसके ऊपर थोड़ी ना मांग सकते हैं मुझसे, गारंटी दिए तो उतना मांग सकते हैं, अदरवाइज नहीं मांग सकते। चलिए, यहां वो केस के थ्रू आपको बता रहे हैं। केस में क्या बोलता है? आर्टिकल ऑफ द कंपनी कंटेन अ क्लॉज। समझना, कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि अगर कोई भी मेंबर क्या हो जाएगा, बैंकरप्ट। समझते हैं बैंकरप्ट क्या होता है? दिवालिया निकल गया, इंसॉल्वेंट। साफ साफ आर्टिकल में लिखा था अगर कोई भी मेंबर बैंकरप्ट होगा तो उस मेंबर को क्या करना पड़ेगा? उस मेंबर को क्या करना पड़ेगा? अपना शेयर बेचना पड़ेगा। अपना शेयर किसको बेचना पड़ेगा? एक फिक्स रेट में बेचना पड़ेगा, फिक्स प्राइस। जिसने, किसने डिसाइड कर रखी है? डायरेक्टर ने। तो क्योंकि आप इंसॉल्वेंट हो चुके हो, तो बी एक पर्सन है जो बी अ शोल्डर जो बैंकरप्ट हो चुका है, हिज ट्रस्टी क्लेम करता है क्योंकि ये बैंकरप्ट हो गए तो इसके शेयर्स मेरे पास आएंगे। लेकिन आर्टिकल में पहले से ही लिखा हुआ था कि जो भी शोल्डर बैंकरप्ट होगा तो उसका उसका जो शेयर है वो बेचा जाएगा। मतलब हम ले रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे पैसा नहीं दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, सीएस दुनिया का जो हमारा आर्टिकल है उसमें हमने क्या लिखा है कि तुम सारे के सारे मेंबर्स किसी एक आध मेंबर, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, सोम, सोम का क्या हो गया बच्चा? बैंकरप्ट वाली सिचुएशन आ गई। तो आर्टिकल में कहा था कोई भी शोल्डर, कोई भी शोल्डर क्या होगा? बैंकरप्ट होगा, उसके शेयर्स बेच दिए जाएंगे। एक प्राइस फिक्स करके पहले से रखे थे, हम उसे पैसे दे देंगे। लेकिन हुआ क्या? केस कर दिया बैंकरप्ट ने। बैंकरप्ट ने कैसे केस किया? होता क्या, जब भी कोई बंदा बैंकरप्ट होता है ना तो प्रॉपर केस होता है, इसके बिहाफ में एक ट्रस्टी आता है। मतलब बैंकरप्टी की पूरी प्रॉपर्टी में हक किसका आता है? ट्रस्टी का आता है। ये ट्रस्टी क्या करता है? पूरी प्रॉपर्टी को बेचता है और जिन जिन का जहां जहां पैसा बनता है रिकवर करके उनको देता है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। अब वो ट्रस्टी आकर क्या बोलता कि भैया ये शेयर्स तो हमारे, हम बेचेंगे, इसको बेचकर हम पैसे रिटर्न करवाएंगे। लेकिन सौम्य का केस क्या है? आर्टिकल में पहले से लिखा है कि तुम नहीं बेचोगे, तुम्हारा इसमें हक नहीं है, ये किसी और को बेचा जाएगा और बेच के हम तुम्हें पैसे दे देंगे। अगर यहाँ पे लिखा रहता ना कि पैसे भी नहीं दिया जाएगा तो फिर गलत काम होता। एज पर लॉ, लॉ के अंदर अगर आपने कोई भी आर्टिकल लिखा है तो चलेगा, लेकिन लॉ के अगेंस्ट इनकंसिस्टेंट लिखा है तो ये काम चलने वाला नहीं है। क्लैरिटी है? नेक्स्ट क्या लिखा है हेडिंग? कंपनी क्या है? कंपनी बाउंड है। आर्टिकल में साफ लिखा है उन्होंने, कॉन्ट्रैक्ट बनता है आपका, बाइंड द कंपनी टू द मेंबर, मेंबर कैन ब्रिंग एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, इन्फ्रिंजमेंट इन एनी मेमोरेंडम आर्टिकल। साफ लिखा है कंपनी जो मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखा है फॉलो करो। नहीं अगर फॉलो करोगे हमारे राइट से, हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, हमें हमारा डिविडेंड मिलना चाहिए। अगर मेंबर के साथ कुछ भी गलत किया कंपनी ने तो मेंबर कंपनी का अगेंस्ट केस फाइल करेगा। और ये एग्जाम्पल देखकर उन्होंने बताया, नॉर्मली द एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ द आर्टिकल अगेंस्ट द कंपनी ओनली द मेजोरिटी। ज्यादातर होता क्या बच्चा? मेजोरिटी से ही सारी चीजें होती है। लेकिन कभी कभार आप जानते हो कि जो माइनॉरिटी है ना, इनका ना हित मारा जाता है। कोई मुझे काम करना है, मैंने कहा कि भैया मेजोरिटी से डिसीजन हो गया, तो माइनॉरिटी तो पिस गई। तो इन्होंने कहा कि भाई माइनॉरिटी की तो जनरली बातें नहीं सुनी जाती, लेकिन कभी कभार हो सकता है माइनॉरिटी स्ट्रॉन्ग बात रख रहा हो तो उसकी बात सुनी तो जरूर जाएगी। सुनने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि उसकी बातें, है ना, उस बातों को सुनकर डिसाइड किया ये काम होना चाहिए या फिर नहीं। तो जनरली कोई भी जो काम होता है वो कैसे होता है? मेजोरिटी से। इंडिविजुअल माइनॉरिटी कैन नॉट बी सूट, कोई इंडिविजुअल इंसान केस फाइल नहीं कर सकता, जनरल रूल। लेकिन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या बोलता है? किसी का अगर पर्सनल राइट हिट होता है किसी मेंबर का तो यस, कोई भी अल्ट्रा वायरस, इलीगल एक्ट, फ्रॉड या ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट सारे फ्रॉड व्रॉड के काम है, अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इंडिविजुअल की बात सुनी जाएगी। जनरल, जनरल क्या बोल रहा है? मेजोरिटी की बात सुनी जाएगी, माइनॉरिटी की नहीं। लेकिन अगर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट मारा जाता है तो सिंगल इंसान की भी बात सुनी जाएगी। क्लैरिटी है? नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? क्या बाउंड है मेंबर? नहीं, लेकिन अगर उसे जाना है तो विद द हेल्प ऑफ कंपनी जा सकती है। बिटवीन द मेंबर इंटरेस्ट से ईच मेंबर बाउंड बाय द आर्टिकल बट नॉट, बट डज नॉट मीन द मेमोरेंडम आर्टिकल क्रिएट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। इन्होंने कहा कि भैया मेमोरेंडम में सब साइन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकते। कंपनी अलोन विच कैन सू द ऑफेंडर सो एज प्रोटेक्ट द अग्रीव मेंबर, कंपनी ही केस करेगी। साफ साफ इन्होंने बोला कंपनी इकलौती अकेली है जो केस करेगी, एक मेंबर दूसरे मेंबर के लिए केस कर नहीं सकता। क्लैरिटी है? पक्का? हेडिंग बताओ। क्यों?
सब्सक्रिप्शन क्लॉज में किसने साइन किया है? सब्सक्राइबर ने। आउटसाइडर कहां से आ गया? तो आउटसाइडर के लिए कंपनी बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। अब इन्होंने बोला आउटसाइडर हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कंपनी, समझना, इवन इफ ही इज द डायरेक्टर, या फिर क्या लिखा है, सॉलिसिटर क्या होता है? एडवोकेट, लॉयर टू द कंपनी। थोड़ा कंसेप्ट समझेंगे, केस के थ्रू समझेंगे। आउटसाइडर का सबसे पहले मीनिंग समझो बच्चों, सबसे पहले आउटसाइडर का मीनिंग समझो। यहाँ एक केस है, इस केस के कंक्लूजन से समझोगे। हम बार बार बोल रहे हैं आउटसाइडर आउटसाइडर, जरा मुझे बताओ आउटसाइडर होता कौन है? आउटसाइडर इज एनीवन हु इज नॉट अ मेंबर। अब इस बात में बहुत गहराई है, थोड़ा सा समझना। सीएस दुनिया, रॉकी सर, मैं, अभिषेक सर, हम तीन डायरेक्टर, मेंबर मैं और अभिषेक सर, समझना। मैं और अभिषेक सर क्या है? मेंबर भी है और डायरेक्टर भी है। रॉकी सर बस क्या है? ओनली डायरेक्टर। तो आउटसाइडर कौन हो गए? रॉकी सर, क्योंकि वो एम्प्लॉई है। हमने बोला आउटसाइडर क्या है? आउटसाइडर वो पर्सन जो कंपनी का मेंबर नहीं है, फर्क नहीं पड़ता वो कंपनी का एम्प्लॉय। आउटसाइडर का मतलब हमारे दिमाग में आउटसाइड, भैया जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं है, जो बाहर है, वो नहीं। लीगल डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं बोलूं तो आउटसाइडर यहां पर इनका मतलब क्या है? जो मेंबर नहीं है। अब वो भले ही एम्प्लॉय, इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो मैंने जो भी एग्जांपल दिया, रॉकी सर एम्प्लॉय है, इसका मतलब रॉकी सर आउटसाइडर है। तो आउटसाइडर की डेफिनेशन यहाँ क्या है? हर जगह डेफिनेशन लॉ के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। यहाँ आउटसाइडर का मीनिंग क्या है बताओ जरा? आउटसाइडर इज एनीवन, आउटसाइडर कोई भी हो सकता है। हमारे हिसाब से आउटसाइडर कौन है? जो मेंबर नहीं है ऑफ द कंपनी, इवन इफ दे आर डायरेक्टर, या फिर वो कंपनी का लॉयर ही क्यों ना हो। सॉलिसिटर मतलब कंपनी का एम्प्लॉय, लॉयर। अगर वो एज अ डायरेक्टर काम कर रहे हैं या फिर वो एज अ कंपनी का लॉयर काम कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि भैया ये सब कंपनी के एम्प्लॉय है। आउटसाइडर मतलब मेंबर नहीं होना, दैट्स इट। क्या आउटसाइडर का मीनिंग समझ में आया पहले बताओ? तो अब जब हम बोल रहे हैं ना बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है, मेंबर साइन करता है, मेंबर के अलावा कोई साइन नहीं करता, बाकी सब आउटसाइडर होते हैं। हाँ बेटा। डायरेक्टर एम्प्लॉय होता है। अब रिलायंस कंपनी का एग्जांपल, मुकेश अंबानी क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर, और उनके पास क्या है? शेयर होल्डिंग भी है। लेकिन रिलायंस कंपनी में क्या एक ही डायरेक्टर है? और भी डायरेक्टर है? सबके पास शेयर होल्डिंग है? सब एम्प्लॉई है। कंपनी अलग है, मैनेजमेंट अलग होता है। अब कुछ डायरेक्टर है जिन्होंने बोला भैया हमें मैनेजमेंट भी अपने पास रखना है, मैं ही शेयर होल्डर हूं, मैं ही डायरेक्टर हूं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन हमने क्या बोला? मेंबर कौन होता है? जिसने पैसा लगाया। भैया नहीं पैसा लगाया उन्होंने। तो यस, आउटसाइडर कौन? जो मेंबर नहीं है। पैसा लगाने वाला मेंबर होता है, ठीक है। अब डायरेक्टर ना अपनी सर्विस दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल रक्षिता दी और मैंने ओमकार भैया बोला, ठीक है, ये क्या दे रहे? अपनी सर्विस दे रहे, एम्प्लॉय है ना। डायरेक्टर भी क्या है? अपनी सर्विस दे रहा है, एम्प्लॉय, उसको उनकी सैलरी मिल रही है। हर डायरेक्टर को उसकी सैलरी मिल रही है, और क्योंकि वो डायरेक्टर है, ऊंची पोजीशन में है, तो लाखों करोड़ों सैलरी होगी। लेकिन वो मेंबर नहीं है, उसे डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन मुकेश अंबानी क्या है? मुकेश अंबानी क्या है? डायरेक्टर भी और मेंबर भी है, उसे सैलरी भी मिलेगी और प्लस क्या मिलेगा? प्रॉफिट डिविडेंड भी मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो आउटसाइडर का मीनिंग क्या है? आउटसाइडर का मतलब क्या है? जो मेंबर ना हो। अगर वो डायरेक्टर भी है तो भी हमें कोई फर्क पड़ता नहीं, वो हमारी नजरों में आउटसाइडर है। बात समझ में आई? पहले तो आउटसाइडर की डेफिनेशन। अब इन्होंने बोला कॉन्ट्रेक्चुअल राइट की बात करो। कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन डू नॉट ग्रांट एनी कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू द आउटसाइडर। अभी हमने पढ़ा कंपनी बाउंड नहीं है आउटसाइडर के लिए, ठीक है। तो साफ बोला कि भैया हमने ये सारी अपने इंटरनल चीजों के लिए बना के रखा है, मेंबर के लिए हम बाउंड होते हैं, मेंबर के अलावा हम किसी के लिए बाउंड होते नहीं है, क्योंकि साइन करने वाला कौन है? मेंबर। आउटसाइडर ने साइन नहीं किया है, डायरेक्टर ने साइन नहीं किया है, और अगर डायरेक्टर ने साइन किया तो वो पक्का मेंबर होगा। वो मेंबर डायरेक्टर दोनों कैपेसिटी में बैठा है, ठीक है, इन एनी कैपेसिटी अदर देन मेंबर। इस केस की बात करें तो इस केस में कंपनी का एक लॉयर था, सॉलिसिटर था, ऑल्सो अ मेंबर। वो क्या था? मेंबर भी था और क्या था? लॉयर भी था, ठीक है। वॉज नेम इन द आर्टिकल, बट उसका नाम था, लेकिन उसका नाम एज पर मेंबर था। कंपनी लाइबल उसके लिए किसके लिए होगी? एज अ मेंबर। क्या एज अ लॉयर उसके लिए लाइबल होगी क्या? नहीं। अब हुआ क्या? उसकी नौकरी छिन जाती है। उसकी क्या हो जाती है? नौकरी छिन जाती है। और नौकरी छिन जाती है और वो ये बोलता है कि मुझे आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी बाउंड है अपने मेंबर के लिए। उन्होंने कहा कि हम बाउंड है मेंबर के लिए, लेकिन तुम्हारी नौकरी छीनी गई है, तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट तुमसे छीना गया है,
तो एम्प्लॉयमेंट में मेंबर नहीं आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट कौन आ रहा है, सॉलिसिटर आ रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अभी आप हमारे लिए आउटसाइडर हो, आउटसाइडर के लिए हम बाउंड नहीं है। तो कुल मिलाकर केस ये था कि डिसमिस होता है फ्रॉम द रोल ऑफ द सॉलिसिटर, उसकी नौकरी उनसे छीन ली गई, तो लीगल एक्शन ये लिया गया कि वो डैमेजेस के लिए क्या करता है, केस फाइल करता है कंपनी में। सॉलिसिटर क्या बोलता है कि भैया मैं यहाँ काम करता था और मैं मेंबर भी हूँ, मैं काम करता था और मैं मेंबर भी हूँ, तो कंपनी में एज अ मेंबर मिले तो बाउंड है। लेकिन उन्होंने क्या बोला, हाँ मेंबर की अगर कोई लाइबिलिटी बनती है ना तो हम वो बेशक आपको देंगे, लेकिन आपकी मेंबर की कोई लाइबिलिटी नहीं हुई है, आपकी किस में बात आई है, एम्प्लॉयमेंट में बात आई है। तो एज ए एम्प्लॉयमेंट कैपेसिटी में आप आउटसाइडर हो। क्लेमिंग द आर्टिकल प्रोवाइडेड द राइट ऑफ द सॉलिसिटर, वो ऐसा क्लेम करता है, कौन, लॉयर क्लेम करता है। द कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल नॉट कॉन्स्टिट्यूट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द एली, जो वो लॉयर था उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट उसका नहीं बनता सॉलिसिटर के साथ। उन्होंने बोला इन द कैपेसिटी ऑफ सॉलिसिटर दे ही हैड नो कॉज ऑफ एक्शन, उसका ये केस पूरे से रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला ये कोई रीजन नहीं बनता है। द केस established that article of association do not create the enforcement contractual obligation toward the outsider। मेमोरेंडम आर्टिकल सीधी बात करते हैं मेंबर्स की, बाकी सारे लोग आउटसाइडर है। अगर हमने उसे डिविडेंड नहीं दिया जाता एज अ मेंबर तो उसका केस वैलिड बनता और वो केस जीत जाता। लेकिन वो क्या डिमांड करी थी, मेरी नौकरी गया है सॉरी, ठीक है, मेरा नौकरी गया है, इस कारण से आप मुझे दोगे कंपनसेशन, क्योंकि मैं मेंबर हूं, मैं दोनों। उन्होंने कहा देखो आपकी एम्प्लॉयमेंट पे बात आई है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज आउटसाइडर, आपको हम आउटसाइडर ट्रीट करेंगे। आप हो सकता है दोनों कैपेसिटी में बैठो, लेकिन हम आपकी कौन सी कैपेसिटी देख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट वाली, जिस पे बात आई। मेंबर वाली चीजों पे बात आती तो हम ऑब्वियसली कोर्ट उसके फेवर में डिसीजन देते। क्लैरिटी है? अब ये केस मैंने जो सिंपल भाषा में आपको बताया, ये पूरे मोटे पैराग्राफ में यही बता रहा है आपको पूरा केस, कि कंपनी आउटसाइडर के लिए बाउंड नहीं है विथ डेफिनेशन। क्या ये बात समझ में आई? तो सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए, आउटसाइडर कौन होता है, वो इज नॉट। क्लैरिटी है? फिर से सेम इन्होंने यहाँ पे सेम बातें कॉपी पेस्ट, कि कोर्ट लेटर मॉडिफाई आर्टिकल कैन नॉट क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट, सेम कि भैया आर्टिकल कंपनी और किसी और पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं करता, ठीक है, अनलेस कुछ नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट अलग से हो रखा है। मान लो उस लॉयर का ऑलरेडी एक अग्रीमेंट हुआ था, उसमें कंपनसेशन की बात लिखी है तो बात अलग है, लेकिन वो आर्टिकल के बेसिस में कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। जैसे बैंक है, बैंक ने सीएस दुनिया को लोन दिया, बैंक ने क्या दिया, सीएस दुनिया को लोन दिया। अब अगर लोन दिया तो हमारा अलग से कॉन्ट्रैक्ट है ना, उस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोर्ट में जाएगी तो फिर वो बैंक जीत जाएगा। लेकिन क्या आर्टिकल के बेस में वो बोलेगा कि हमारा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है? आर्टिकल वो बेस नहीं है, वो बेस क्या होगा, उनका पर्सनल खुद का जो कॉन्ट्रैक्ट है। क्वेश्चन समटाइम अराइज वेदर द डायरेक्टर आर बाउंड, तो भैया कौन बाउंड होगा, तो भैया अगर आपका कुछ पर्सनल मैटर है तो वो डायरेक्टर बाउंड होगा, कंपनी उसके लिए कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये था पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 10, समझ में आया? सेक्शन 10 क्या बोलता है, बाउंड करता है कंपनी को, मेंबर को, और मेंबर को कंपनी से। क्या एक मेंबर दूसरे मेंबर से बाउंड है? क्या कंपनी आउटसाइडर के लिए बाउंड है? क्लैरिटी है? पक्का? क्या कुछ केसेस दे रखे हैं? नहीं। अब हेडिंग मुझे बताओ क्या लिखा है, प्रोसेस है ये। इन्होंने कहा चलो आर्टिकल को ऑल्टर करें। आर्टिकल को हम ऑल्टर कैसे करेंगे, कोई भी नया आर्टिकल डाल सकते हैं, इंसर्ट, एडिशन, डिलीट कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इन्होंने कहा इन सब को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एसआर पास करना होता है। प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना है, पब्लिक को प्राइवेट में करना है, तो मेमोरेंडम तो चेंज होगा, आर्टिकल भी चेंज होगा क्या, कैसे? वेरी गुड। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? आर्टिकल में अगर कोई प्राइवेट कंपनी तो उसके आर्टिकल में वो 3 रिस्ट्रिक्शंस लिखी होगी। मैं प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनने जा रही हूँ, तो वो जो 3 रिस्ट्रिक्शंस थी ना, जरा बताओ क्या क्या थी, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, प्रोहिबिशन, ये लिखी होगी, उन्हें हटाना पड़ेगा तो आर्टिकल भी बदला जाएगा। और मेमोरेंडम क्यों बदलेगा भाई, नेम बदलेगा, बाकी सारी चीजें भले ही सेम रहेंगी, ठीक है। चलो, तो इन्होंने ये लिखा है कि भाई प्लीज प्राइवेट कंपनी ऑल्टर करेगी, वो रिस्ट्रिक्शन, वो लिमिटेशन, वही सारी बातें जो हमने पढ़ी, घिसी पिटी बातें। कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट, ठीक है, सीजी की परमिशन लेने का, कन्वर्ट करना है। याद करो जब हम पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक कर रहे थे तो सीजी की भी परमिशन लेने की जरूरत है कि नहीं है? नहीं। जब नाम बस बदल रहा है, प्राइवेट से पब्लिक हो रहा है तो परमिशन की जरूरत नहीं है। वेरी गुड।
आप आर्टिकल ऑल्टर करिए और ये जो सीजी ने जो परमिशन दे रखी है इन जनरल सेंस दूसरे केस में से इसकी जो कॉपी है आपको आरओसी तक पहुंचानी है। मैं सीएस दुनिया प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में जा रही हूँ, ठीक है, तो मुझे सीजी की तो जरूरत नहीं है, लेकिन नॉर्मली तो एसआर वैसआर की जरूरत है ना। ये सारी चीजें मुझे आरओसी तक पहुंचानी पड़ेगी कितने दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर। और ये सारे ऑल्टरेशन क्या माने जाएंगे, एकदम वैलिड। यहाँ कुछ केसेस दे रखे हैं, केसेस का कंक्लूजन आओ। टाटा सन और साइरस का बहुत बड़ा पंगा हुआ था, सुना था कि न्यूज में। होमवर्क लिखो, टाटा और साइरस का एक केस स्टडी है, ठीक है, उसको पढ़कर आना, यूट्यूब कर कर आना, कल डिस्कस करेंगे, कल मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है। किस में, जिगल में, तो वो पढ़ लिया क्या उसमें, ठीक है, तो वो केस स्टडी अब तुम लोग, और तुम लोगों ने वो होमवर्क भी नहीं किया, हद ही हो गई यार। बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग केस है। हाँ जी, मालिक बनने जा रहा था, पूरा केस, साइरस और टाटा केस, ऐसे ये केस पूरा डाल देना यूट्यूब में, पूरा मिलेगा और डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मैं होमवर्क नहीं भूलूंगी, पढ़ेंगे वो डिटेल में, तुम लोग पहले पढ़ कर आओगे, ठीक है। पढ़ के नहीं आना, यूट्यूब करके आना है, पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। चलो पढ़ के, अरे अभी हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बताओ, मेमोरेंडम आर्टिकल बदल रहे ना, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल। चलो, कन्वर्टिंग अ प्राइवेट कंपनी इनटू अ पब्लिक कंपनी वाइस वर्सा रिक्वायर द स्पेशल रेजोल्यूशन ट्रिब्यूनल अप्रूवल। सिंपल बातें लिखी है। नेक्स्ट क्या लिखा है, वॉकर का केस, कंपनी मस्ट ऑलवेज रिटेन द राइट टू चेंज इट्स आर्टिकल। कंपनी के पास राइट है, कंपनीज एक्ट ने ये राइट दे रखा है कि आप क्या कर सकते हो, आर्टिकल को चेंज कर सकते। कैन नॉट गिव अप दिस पावर थ्रू, कुछ बच्चे जो बातें कर रहे हैं अब अलग बैठेंगे, ठीक है। चलो, कैन नॉट गिव अप दिस पावर थ्रू दी अग्रीमेंट और क्लॉज। समझना, हम क्या पढ़ रहे हैं, आर्टिकल का ऑल्टरेशन। पहला केस तो क्या बोल रहा है, कर सकते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, ऑल्टर करो। सेकंड केस इंपॉर्टेंट है, सेकंड केस बोलता है कोई भी आपसे ये पावर नहीं छीन सकता। आपने आपस में एक पर्सनल अग्रीमेंट कर लिया, उस अग्रीमेंट में क्या बोला कि एक काम करना, हम कभी आर्टिकल नहीं चेंज करेंगे, ऐसा आपस में अग्रीमेंट कर लिया। ये पावर आपको कंपनीज एक्ट ने दी है, आप कोई भी अग्रीमेंट कर अपनी पावर को खत्म नहीं कर सकते, गिव अप नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है, हाँ, क्योंकि कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड थोड़ा ना जा सकते आप। कंपनीज एक्ट बोलती है आप कभी भी अपने आर्टिकल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैंने और रॉकेट सर, अभिषेक सर ने आपस में एक पर्सनल अग्रीमेंट कर लिया और बोला कि कसम खाते हैं कि हम अपना आर्टिकल कभी चेंज नहीं करेंगे। और फिर जब कल को आर्टिकल मैं चेंज करने की बात कर रही हूँ तो वो दोनों मुझे उस अग्रीमेंट का वास्ता दिखा रहे और बोल रहे देखो देखो हमने कसम खाई थी। तो मैं कोर्ट में चले जाती हूँ, मुझे अग्रीमेंट का वास्ता दे रहे हैं, किया था मैंने भी साइन, अब मैं चेंज हो रही हूँ, तो कोर्ट क्या डिसीजन देगा कि भैया आर्टिकल चेंज किया जा सकता है। आप खुद से कोई अग्रीमेंट कर अपने राइट को गिव अप नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है, एग्जाम में ना ऐसे केस स्टडीज बनती है, इसीलिए हम ये केसेस पढ़ते हैं। क्लियर, चलिए हेडिंग बताओ क्या लिखा है। कुछ भी आपने जो ये ऑल्टरेशन किया है, नोटेड इन एवरी, क्या लिखा है, हर जगह, हर जगह आपकी, चाहे हो सकता है आपके मेमोरेंडम की बहुत सारी कॉपी जगह जगह लिखी हो, आर्टिकल की कॉपी जगह जगह रखी हो, जब आपने ये चेंज किया तो हर जगह आपके क्या हो जाएंगे, चेंजेस हो जाने चाहिए। हेडिंग बताओ, लिमिटेशन ऑन द पावर, ऑन पावर टू ऑल्टर आर्टिकल। अब यहां लिमिट कर दिया है, यहां शॉर्ट में पहले उन्हें बताया क्या आर्टिकल को ऑल्टर कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी इंट्रा वायरस होना चाहिए। मेमोरेंडम के अगेंस्ट लिख सकते, आर्टिकल के अगेंस्ट लिख सकते, यही लिमिटेशन है। सॉरी, मेमोरेंडम के अगेंस्ट लिख सकते हैं और कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट, सॉरी। चलो क्या लिखा है, आर्टिकल में कुछ भी ऑल्टर करना है करो, मना नहीं कर रहे, लेकिन प्लीज एक्सीड नहीं होना चाहिए मेमोरेंडम के, इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए कंपनीज एक्ट के, ऑल्टरेशन नॉट इनकंसिस्टेंट, भैया ट्रिब्यूनल भी कुछ बातें कह रहे हैं उनके अगेंस्ट भी मत जाओ। ऑल्टरेशन नॉट इंक्लूड इलीगल अपोज, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट मत लिखो भैया हम ड्रेक काम करेंगे, गलत गलत काम करेंगे, ये सब नहीं लिख सकते कि हमने पावर दे रखी है, देखो पावर के अकॉर्डिंग हम ये कर सकते, लिख दोगे तो क्या कर दोगे, कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते। ऑल्टरेशन बेनिफिट ऑफ द कंपनी, इन्होंने कहा कि ऑल्टरेशन कैसा होना चाहिए, लोगों के फायदे के लिए होना चाहिए। ऑल्टरेशन नॉट फ्रॉड, हमारा पर्पस माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड करना नहीं होना चाहिए कि एक काम करेंगे हम हमेशा इतने लोग हाँ बोलेंगे तो मान जाए करेंगे, माइनॉरिटी बेचारा बचपन से है ना पिसा जा रहा है कि मेरी तो बातें कभी नहीं मानी जाती, आपका आर्टिकल कभी भी ये शो ना करे। फिर क्या बोला, ऑल्टरेशन कैन नॉट बी रेट्रोस्पेक्टिव कंसेप्ट, आओ
सारे पॉइंट समझ में आए? एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जगह जगह पे ये टर्म आएगा। इससे पहले सुना है क्या? कहाँ सुना है? कहाँ सुना है? मेरे ही से ही सुना है, मेरे सब्जेक्ट में सुना है, कहीं और सुना है? चलो दूसरे सब्जेक्ट में सुना होगा, रेट्रोस्पेक्टिव, समझेंगे? वेरी गुड। बैक डेट से लॉ अप्लाई करना, पुरानी डेट से, पुरानी डेट से चीजों को लगाना। ऑल्टरेशन कैन नॉट बी ऑपरेट। हमने आज अपना आर्टिकल बदला और लिखा कि कोई भी अगर हमें डिसीजन लेना है तो उसमें हमें 80% लोगों की परमिशन चाहिए, और ये हमने आज बदला और मैंने कहा कि यार अप्रैल से जितने भी डिसीजन लिए उन सबको चलो हम कैंसिल करते, क्योंकि उसमें तो 75% से रेजोल्यूशन पास हुआ था। इन्होंने कहा कि ऑल्टरेशन आज कर रहे हो ना, आज से इंप्लीमेंट होगा, आप इसे बैक डेट से लगा नहीं सकते। आप ये नहीं बोल सकते यार इससे पहले जितने डिसीजन लिए थे ना अप्रैल से, तो एक काम करते हैं उन सबको रिजेक्ट करते हैं और नए सिरे से करेंगे, ये सब नहीं चलेगा। आज चेंज हुआ है, आज ही से इंप्लीमेंट होगा। क्लैरिटी है? अब इन चीजों को उन्होंने जो ऊपर शॉर्ट में बताया ना, उसे बस लिख लिख कर उन्होंने बताया। सेम बात है, किसे एक्सीड नहीं करेगा? मेमोरेंडम। किसके इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए? कंपनीज एक्ट। ठीक है। आर्टिकल नॉट भी इलीगल नहीं होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए लोगों के लिए। किसी माइनॉरिटी के साथ फ्रॉड करने का प्लान नहीं होना चाहिए, वही जो ऊपर पढ़ा भी आपने। आर्टिकल कैन नॉट बी कंपेल, क्या लिखा है? आर्टिकल किसी से भी जोर जबरदस्ती नहीं करवाएगा, किसी भी मेंबर को नहीं बोलेगा सब्सक्राइब करो लो और ज्यादा शेयर्स, अनलेस गिव हिज कंसर्न। जब उसने कंसर्न ही दे दी तो फिर तो वो ले सकता है ना भाई। जैसे राइट इशू, कंपनी कह रही है भैया मैं राइट इशू लेके आऊं, तुम्हारी कंसर्न है, लो ना। जबरदस्ती बोलेंगे लो लो लो, ऐसे बोल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं। आर्टिकल का जो ऑल्टरेशन है, डिफीट स्केप द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, ना खत्म करे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन नॉट ऑल्टर, ये क्या लिखा है? क्या है इसका मतलब? द आर्टिकल ओनली ऑपरेट फ्रॉम द डेट ऑफ अमेंडमेंट। पुरानी डेट से आप इसे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला कि कोई भी है ना, कोई भी अगर कहीं भी रास्ते में सिगरेट पीता हुआ दिखा तो उस पर हम 10,000 का जुर्माना लगाएंगे। मतलब ऑफिस कैंपस में दिखा, हमने ऐसा आर्टिकल में लिखा, अब हम कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालते हैं, पिछले एक महीने में जितने लगे थे उन सबको हम पेनल्टी लगाएंगे। ऐसे कर सकते हैं क्या? उन्होंने कहा अब जो नहीं दिखे, अब जो दिखेगा उस पर लगाएंगे ना। आप बैकडेट से किसी भी चीज को अप्लाई नहीं करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव याद रहेगा, क्योंकि ये टर्म जगह जगह आता है। गुड, कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था। कुछ केसेस है, एक साथ कंक्लूजन। सबसे पहला केस, minority shareholder can seek court intervention if the majority resolution result in fraud operation against them। ऊपर अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा, जनरल रूल, मीटिंग में बैठते हैं मेजोरिटी से ही डिसीजन आएगा, माइनॉरिटी पिसेगा, जनरल रूल। लेकिन अगर उसके साथ बहुत ही गलत हुआ है तो माइनॉरिटी की भी सुनी जाएगी और सिंगल बंदे की भी सुनी जाएगी। पहला केस समझ में आया? दूसरा केस बोलता है कंपनी कैन ऑल्टर इट्स आर्टिकल, कंपनी आराम से अपना आर्टिकल चेंज कर सकती है, बट मे फेस, क्या लिखा है? एक्शन ऑफ द डैमेज इफ ऑल्टरेशन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि हम गुड्स खरीदेंगे, ठीक है, आर्टिकल में लिखा गुड्स खरीदेंगे। अब हमने अपना आर्टिकल 2 महीने बाद बदल दिया, लेकिन जब हमारे आर्टिकल में लिखा था कि हम गुड्स खरीद सकते हैं तो कुछ लोगों से हमने गुड्स खरीद भी लिया था, ठीक है। अब आर्टिकल बदल देते, गुड्स नहीं खरीदेंगे, हम बस सर्विस में डील करेंगे, तो आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऑल्टर हो गया। मना थोड़ा ना कर सकते, गुड्स की जगह आप सर्विस लिख रहे हो, कोई मना नहीं कर सकते, ऑल्टरेशन आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ऑल्टरेशन के कारण आपका कॉन्ट्रैक्ट तो ब्रीच हो गया, और इसकी जो लॉस है, इसकी जो भरपाई है, ये भी आपको करनी पड़ेगी। कंपनी को अपना आर्टिकल चेंज करने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर आर्टिकल चेंज होने के कारण अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो यस, उसे उस नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ेगी। वो ये बोलकर नहीं बच सकती देखो गुड्स, अब हमने आर्टिकल सर्विस लिख दिया है, अब हमने कहते गुड्स में डील नहीं करनी तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी। ये मैंने एकदम सिंपल भाषा में आपको बताया है। जरा ये वाली एक बार लैंग्वेज पढ़ो, मुझे बताओ क्या समझ में आ रही है? साउथर्न वाला केस देखो एक बार, बस मैं आपको सिंपल प्लेन लैंग्वेजेस बताती हूँ। क्लैरिटी है? कंपनी ऑल्टर करने, कंपनी को किसी भी ऑल्टरेशन रोका जा नहीं सकता, लेकिन उस ऑल्टरेशन से कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो उसकी भरपाई भी तो आपको करनी पड़ेगी। चेंज करना है करो, भरपाई भी करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट केस क्या बोलता है? इंडिविजुअल माइनॉरिटी शेल्डर कैन नॉट टेक लीगल एक्शन फॉर द रॉन्ग दैट मेजोरिटी कैन करेक्ट एंड अप्रूव। रीड करो, बताओ क्या बोलता है ये।
एक सिंगल इंसान, जनरल रूल बता रहा है ये, एक सिंगल इंसान क्या नहीं कर सकता, मेजॉरिटी के खिलाफ केस नहीं कर सकता। एक्सेप्शन दूसरे केसेस में है कि अगर जेन्युइनली उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो अपनी बातें रखेगी तो सुनी जाती है। जनरल रूल तो नहीं है, जनरल रूल में तो वो पिसेगा, ये जनरल रूल बता रहे। एक्सेप्शन क्या है, एविडेंसेस आपको अगर देंगे तो आपकी भी सुनी जाएगी। सुनी तो सबके जाती है, डिसीजन की बात होती है, डिसीजन आपके फेवर में या फिर आपके अगेंस्ट था। क्लियर है बच्चों, पक्का। तो ये हमने क्या पढ़ा, आर्टिकल को ऑल्टर करेंगे तो क्या। अब इन्होंने कहा हम ना आपको पूरी प्रोसेस बताएंगे, लेकिन आपको लगता है मैं पूरी प्रोसेस रीड करूंगी, घिसी पिटी बात है। सबसे पहले क्या करना है, मीटिंग करवाओ बोर्ड की, फिर किसी मीटिंग कराओ, जनरल मीटिंग। क्या पास करवाएंगे यहाँ पे, नेसेसरी अमेंडमेंट। अब जब हो चुका है तो अमेंडमेंट जहां जहां जिधर जिधर करना चाहिए चेंजेस करो। कंपनीज एक्ट जो बोलता है वो सारे काम करेंगे। स्टैम्प ड्यूटी, आपने अपना आर्टिकल बदला ना तो स्टैम्प ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपने अपना आर्टिकल चेंज किया, क्या इससे कोई इफेक्ट आएगा, कंपनी और मेंबर को बाइंड करता है आर्टिकल। क्लियर पावर लिखी है कि आर्टिकल मेंबर को बाइंड करता है। ऑल्टरेशन इफेक्टिव ओनली द प्रोसीजर, अगर आप कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम को फॉलो करोगे। चेंजेस सारी कॉपीज में करना, क्या इफेक्ट आएगा, जहां जहां जो चेंजेस है सारी कॉपीज में चेंजेस कर डालो, अपडेट करना पड़ेगा। क्लैरिटी है बच्चों, पक्का। बीच बीच में ये रेजोल्यूशन दिखते हैं, अभी फॉर द टाइम बिंग स्किप रहेगा, क्योंकि अभी पहले बेस डेवलप होगा तब आप समझोगे ये होता क्या है, अभी नहीं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, हेडिंग अच्छे से रीड करो, क्या लिखा है, इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट। दूसरी हेडिंग नीचे रीड करो, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। वेरी गुड। अब मेरी बात समझना, अक्सर हेडिंग ही बहुत कुछ बोल जाती है, हम हमेशा बेस्ट ट्राई करेंगे कि हेडिंग से समझे। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट से क्या समझ में आ रहा है, कंपनी बनी भी नहीं है और हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। समझना समझना, कंपनी बनी भी नहीं है और हमने क्या कर लिया है, कॉन्ट्रैक्ट। थोड़ा समझेंगे, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कंपनी बनने से पहले हो जाते हैं। ये कंपनी बनने से पहले कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आज आप प्रमोटर की बात करें। रॉकी सर, मैं और अभिषेक सर पहले से ही बच्चों को पढ़ाना चालू कर चुके थे, क्योंकि बच्चे आ गए थे, उनका अटेम्प्ट था, उनके पेपर थे। हमारी कंपनी बनने की जो फॉर्मेलिटी है वो धीरे धीरे बाद में भी, या फिर हो सकता है कंपनी को बिल्डिंग खरीदनी है, ऑफिस बनाना है, कंपनी को बिल्डिंग खरीदनी है, ऑफिस बनाना है, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट आते जा रहे, लेकिन अभी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ, इनकॉर्पोरेशन बाजू में पैरेलली चल रहा है। तो भाई होता क्या है, यहां बोल दिया जाता है प्रमोटर अभी क्या करता है, अपने साथ पर्सनल लेवल में कॉन्ट्रैक्ट करता है। समझना, अभी कंपनी बनी नहीं है। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कौन करते हैं, प्रमोटर्स, जो कंपनी को बना रहे हैं, पैरेलली कंपनी की प्रोसेस चल रही है। किसके बिहाफ में बनाते हैं, हाँ वेरी गुड, समझना। लेकिन मुझे ये बिल्डिंग खरीदनी थी, समझ लो ये बिल्डिंग है लीज में, ठीक है। मुझे यहाँ पे कौन सा ऑफिस चलाना है, सीएस दुनिया का ऑफिस चलाना है। तो लेसर, लीज में प्रॉपर्टी होता है, एक लेसर होता है, एक लेसी होता है। लेसर के साथ मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया। लेसर के साथ मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट करना। समझना, लेसर के साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, भैया ये बिल्डिंग दे दो मुझे, मुझे इसमें ये ऑफिस खोलना है सीएस दुनिया का। तो वो कहेंगे अच्छा ये सीएस दुनिया क्या है, मैंने कहा ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, अभी हुई नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ करूंगा, प्रमोटर के साथ। अभी प्रमोटर जब अग्रीमेंट होएगा तो एक तरफ लेसर का नाम लिखा होगा, एक तरफ इसका नाम लिखा होगा प्रमोटर का, लेकिन लिखा होगा प्रमोटर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी। प्रपोज सीएस दुनिया, प्रपोज कंपनी लिखा होगा। प्रपोज मतलब क्या, अभी कंपनी बनी नहीं है, प्रपोजल है अभी। अब कंपनी बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन ये कंपनी, ये अभी कॉन्ट्रैक्ट प्रमोटर ने अपने सर पे ले रखा है, लेकिन वो कह रहा है कि भैया जैसी कंपनी बनेगी तो तुरंत मैं क्या करूंगा, तुरंत ये क्या करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे हो जाएगा, कंपनी के नाम पे हो जाएगा, सीएस दुनिया के नाम पे हो जाएगा। कब होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, बिफोर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। क्यों करते हैं, एक्वायरिंग सम प्रॉपर्टी फॉर दी कंपनी, कंपनी के लिए ये प्रॉपर्टी लेनी थी, इस कारण से कॉन्ट्रैक्ट का। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, पहले मीनिंग बताओ, मीनिंग समझ में आया। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो प्रमोटर करता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रपोज्ड कंपनी। मुझे अगर तुम्हारे आंसर में प्रपोज नहीं दिख रहा ना तो वो सरासर गलत है, क्योंकि आप कंपनी लिखोगे मतलब कंपनी तो बनी नहीं है, प्रपोज कंपनी, ठीक है। क्यों, कब कर रही है, बिफोर इनकॉर्पोरेशन। क्यों कर रही है भैया,
क्योंकि प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है। अब होता क्या है, अब होता क्या है, अब प्रमोटर ने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, कंपनी बन गई, कंपनी बन गई। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट बाइंड करता है if it is made before the incorporation on the company's behalf, align the objectives stated in the memorandum accepted by the company after incorporation, and this acceptance communicated to all the parties. अब थोड़ा कंसेप्ट को समझेंगे। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया किस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? अब ये कॉन्ट्रैक्ट साफ बोला जा रहा है, मैं थी प्रमोटर भाई, मैंने तो लीज में प्रॉपर्टी ले ली कंपनी के बिहाफ में, सीएस दुनिया कंपनी बनती है फाइनली। अब जो भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट, इससे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे मैंने दूसरी दूसरी चीजों के लिए 10 कॉन्ट्रैक्ट कर रखे, उन सारे कॉन्ट्रैक्ट को मैं पास ऑन करूंगी किसके नाम पर? कंपनी के नाम पर। किसके नाम पर करूंगी पास ऑन? कंपनी के नाम पर। अब थोड़ी बात समझना, कंपनी के पास है ऑप्शन, बच्चों इधर ध्यान देंगे, कंपनी के पास क्या है? ऑप्शन। या तो वो इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करेगी, या तो वो इस प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करेगी। कंपनीज एक्ट बोलता है ऐसे कोई भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट जो है, जो प्रमोटर ने कंपनी के बेटरमेंट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किए थे, लेकिन कंपनी तुम बाउंड नहीं हो, कंपनी तुम्हारा लीगल एग्जिस्टेंस उस टाइम पर नहीं था, तो ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते, ये सारे जो कॉन्ट्रैक्ट होते, ये थोड़े से गड़बड़ कॉन्ट्रैक्ट हो सकते। तुम पहले कंपनी बन जाओ और कंपनी में आ जाए डायरेक्टर, डायरेक्टर तुम अपनी मीटिंग करो और मीटिंग में डिसाइड करो कि इन प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना है, अडॉप्ट करना है, या फिर अडॉप्ट नहीं करना है। अब दो ऑप्शन है, या तो करो या तो नहीं। मान लो कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया, अगर कंपनी ने अडॉप्ट कर लिया मतलब अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ होगा? कंपनी के साथ होगा। कंपनी बाइंड होगी, मतलब लीज रेंट का जितना भी पैसा होगा कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? कंपनी है। प्रमोटर पर्सनली फ्री हो गया। अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो कंपनी एनफोर्स नहीं करने वाली, उस पे कंपनी पे कुछ भी बाउंड नहीं है। इवन कॉन्ट्रैक्ट टेल दैट कंपनी विल बी बाउंड। कंपनी में अगर कॉन्ट्रैक्ट में तुमने लिखा है, प्रमोटर ने ऐसे लिखवाया है, क्या लिखवाया है कि भैया प्रपोज कंपनी के बिहाफ में मैं कर रहा हूं, और आगे चल के जैसी कंपनी बनेगी कंपनी बाउंड हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा है तो भी ये बात नहीं मानी जाएगी और प्रमोटर्स के लिए क्या हो जाएगा? पर्सनली लाइबल। ये बात ना लेसर को ना पहले ही क्लियर कर रखी होगी। क्या बात समझ में आई? अब मान लो कंपनी ने एक्सेप्ट किया तो टेंशन तो खत्म। किसकी टेंशन खत्म? प्रमोटर की। लेकिन कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया, टेंशन किसकी भारी? प्रमोटर की। उसमें कंपनीज एक्ट साफ बोलती है प्रमोटर तू तो गया। डायरेक्टर बदला लेने तो बैठे नहीं है, डायरेक्टर ये डिसीजन किसके लिए सोचेंगे? कंपनी के लिए। कंपनी के लिए सोचेंगे, वो कहेंगे भैया तुमने ऐसी प्रॉपर्टी क्यों लीज में ली जो बहुत ज्यादा महंगी पड़ रही है, हमें हमें नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारा पक्का कोई रिश्तेदार होगा जिस कारण से तुमने ये पंगा किया, इस कारण से वो रिजेक्ट करेंगे। कोई बदला लेने तो बैठा नहीं है, और प्रमोटर भी कंपनी का डायरेक्टर ही होगा, वन ऑफ दी। ऐसे सब डायरेक्टर बैठे होंगे, एक ने ये काम करवाया होगा तो वो पर्सनली लायबल होगी जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट करवाया। डाउट? किसी भी चीज के लिए हो सकते हैं, ज्यादातर प्रॉपर्टी के लिए तो क्योंकि काम चालू हो चुका होता है। हम्म। मालिक छोड़ना पड़ेगा ना आपको, दूसरी बिल्डिंग लो। आपको नहीं पसंद आ रही हो बिल्डिंग, आप मालिक हो भी नहीं, आप पैसे भी देने को तैयार नहीं हो, सब कुछ प्रमोटर करे, प्रमोटर मालिक ना, प्रमोटर कहे तुरंत निकलो दूसरी कंपनी दूसरी बिल्डिंग ढूंढो भाई। करना पड़ेगा। या तो आप ले लो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, फिर सब कुछ आपका, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे तो सब कुछ आपका नहीं। बात समझ में आ रही है? अब कंपनी बनती नहीं ना तो प्रमोटर नाम होता है। सब ये सब नाम कब आते हैं? जब कंपनी बन जाती है। कंपनी बन जाएगी तो वही प्रमोटर डायरेक्टर हो जाता है, वही प्रमोटर सब्सक्राइबर हो जाता है। जब तक कंपनी बनेगी नहीं तो ये डायरेक्टर सब्सक्राइबर ये टर्म ही यूज हम नहीं करते, तो वो प्रमोटर जो कंपनी को चालू करता है दैट वाज प्रमोटर। क्लियर? प्रपोज कंपनी, क्लैरिटी है? अब इन्होंने यहाँ पे वो रखा है लाइबिलिटी प्रपोज कंपनी की थर्ड पार्टी के लिए, लाइबिलिटी प्रपोज कंपनी की थर्ड पार्टी के लिए होती है अगर, देखो सबसे पहली बात ना, वॉइड एब इनिशियो समझते हैं? इन्होंने कहा प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट ना वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही गलत है, लेकिन इसे सही करने का ऑप्शन किसके पास है? कंपनी के पास। वॉइडेबल सही करने का हक किसके पास है?
कंपनी। कंपनी को अगर ठीक लगेगा कि कंपनी के लिए सही है तो वो हाँ बोलेंगे, अदरवाइज वो ना बोलेंगे। बच्चों अगर बदला ही लेने के लिए डायरेक्टर बैठे हैं तो कुछ नहीं कर सकते, वो ना बोलेंगे, लॉस होगा। ठीक है, चलो। तो साफ लिखा है, इनिशियली तो वॉइड ही होती है बिकॉज ऑफ कंपनी लीगल एंटिटी है ही नहीं, उसके बिहाफ में हो नहीं सकता। यहाँ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रमोटर ही रिस्पॉन्सिबल है। कंपनी कैन नॉट बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, सारे प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप हमेशा बाउंड नहीं होते हो। कंपनी के पास ऑप्शन आता है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। कंपनी की मर्जी है कभी भी उसे क्या करने की, एक्सेप्ट करने की, लेकिन कब करेगी, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्रमोटर पर्सनली लाइबल हो जाता है कब, पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ चुके हो। बस अब यहाँ जो आपकी बुक है ना, यही बातों को अलग अलग तरीके से बोलिए, फटाफट ऊपर से देंगे। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल बॉडी। जब तक कंपनी बनी नहीं, जब तक कंपनी बनी नहीं, इन्होंने कहा कि भैया कंपनी बनने से पहले आपने क्या कर लिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं बिफोर इनकॉर्पोरेशन। जैसे एग्जांपल लीज अग्रीमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट हो गया, फाउंडर अग्रीमेंट हो गया, शोल्डर अग्रीमेंट हो गया, आपस में आपने कुछ भी कर लिया। टू सिचुएशन, या तो कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन है, कॉन्ट्रैक्ट या फिर आफ्टर। अगर बिफोर जो रहते हैं वो प्रिलिमिनरी या फिर प्री इनकॉर्पोरेशन कहलाते हैं। प्री इनकॉर्पोरेशन उन्होंने बोला नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द नेम, क्योंकि सीएस दुनिया भी नाम हमें अलॉट नहीं हुआ है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लैक ऑफ क्लैरिटी, तो प्रमोटर और अदर फॉर अदर रीजंस फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी में टेक, ठीक है, मीन वाइल द प्रमोटर में एंटर। फॉर द टाइम बिंग प्रमोटर ने बस क्या कर लिया है, अग्रीमेंट। और किन किन पर्पस के लिए, हो सकता है जमीन खरीदी हो सकता है मशीन्स खरीदी हो सकता है किसी लोगों को अपॉइंट किया हो इस काम को करवाने के लिए, कंपनी बनेगी तब तक बनती रहेगी, अभी हमने फॉर्मेलिटी के लिए कर लिया। इन्वेस्टमेंट कहीं से मिल रहा था तो प्रमोटर ने अपने नाम पे ले लिया, कुछ खर्चे करने थे प्रमोटर ने अपने नाम पे, लेकिन आगे चल के ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम पे होंगे, कंपनी। लेकिन कंपनी के पास ऑप्शन है, एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट। कंपनी के लिए अच्छा होगा ना तो एक्सेप्ट ही करेगा। इलीगल नहीं बोल सकते, इलीगल मतलब क्या, लॉ के अगेंस्ट। भाई जमीन खरीदना लॉ के अगेंस्ट थोड़ी ना है। मैंने मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है तो लॉ के अगेंस्ट है, इलीगल। कंपनी कर सकती है। सब हाँ ही बोलेंगे, हाँ ऐसा होता है। लेकिन कंपनी एक बड़ी वाइडर पिक्चर देखो। मैं सीएस दुनिया में बोले तीन डायरेक्टर, यही प्रमोटर यही डायरेक्टर ये सब कुछ। पब्लिक कंपनी तो बहुत सारे डायरेक्टर आ जाते हैं, हम तीनों को तो लगेगा हमारा डिसीजन सही है। मान लो इसमें और पांच और डायरेक्टर आ गए, उनको लग रहा है नहीं भाई अच्छा नहीं है इस कंपनी के लिए, तो रिजेक्ट कर देंगे। तो जब सब कुछ ही हमें तो हाँ ही होगा। ठीक है, चलिए। फिर क्या लिखा है, आर्टिकल मस्ट ऑथराइज द डायरेक्टर टू पे द एक्सपेंस रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। डायरेक्टर डू नॉट हैव इम्प्लाइड पावर। लॉ में आर्टिकल में सब लिखा होना चाहिए क्या क्या पावर है, खुद से इनडायरेक्टली पावर होने से कुछ काम चलने वाला नहीं है, सारे काम जो होंगे इसी बेसिस में। प्रमोटर की पर्सनल लाइबिलिटी कब होती है, जब रिजेक्ट हो जाता है, यही लिखा है। इन्होंने साफ बोला प्रमोटर एक्ट कंपनी के एजेंट की तरह है, प्रिंसिपल ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो बाउंड होगा, प्रिंसिपल ने अगर रिजेक्ट कर लिया तो वो बाउंड नहीं है। और पर्सनल लाइबिलिटी आ जाती है किसकी, हमारे प्रमोटर की। इफ प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इनकॉर्पोरेशन कंपनी में अडॉप्ट, में लिखा है, में बोले तो या तो वो हाँ बोलेगी या तो वो ना बोलेगी। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट एडॉप्ट एक्सेप्ट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। प्री इनकॉर्पोरेशन नॉट बाइंड द कंपनी, बार बार एक ही बात, कंपनी को बाइंड नहीं करता है। प्रमोटर ये नहीं बोलेगा भैया अब तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मैं तो फंस गया अब तो तुमको लेना ही पड़ेगा, नहीं। वो खुद डिसीजन लेगी अपना खुद का। लेकिन अगर सारे लोग सेम है ना तो हाँ ही आएगा, लेकिन सेम नहीं है, कंपनी का फायदा देखा जाता है कि उनके हित के लिए है कि नहीं। क्लैरिटी है बच्चों। यहाँ केसेस है, केसेस का कंक्लूजन एक साथ बताऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द प्रमोटर, कॉन्ट्रैक्ट किसने बनाया, प्रमोटर ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन, कंपनी को बाइंड नहीं करता, इसका मतलब क्या, ऑप्शन है। इंडिविजुअल हु एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन पर्सनली लायबल, कब, जब वो रिजेक्ट कर देंगे। एक ही बात है, एक ही बात को बस अलग अलग केस के नाम से बता रहे। कंपनी कैन नॉट एक्वायर शेयर बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन, भैया कंपनी बनी नहीं तो शेयर कहां से आएगा। इन्होंने बोला कि हमने ना आपस में शेयर कर लिया, 2%, 4%, 5% नहीं चलने वाला। एनी शेयर ट्रांसफर बिफोर इनकॉर्पोरेशन नॉट लीगली बाइंड, भैया कोई शेयर हो ही नहीं सकता, कंपनी बनी नहीं, नाम ही नहीं आया, कहां से तुमने ये सब कर लिया। ऐसे आपस में लोगों ने कर लिया होगा फिर केस बना दिया होगा कंपनी के बाद उन्होंने। चलिए ये केस इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला समझेंगे। प्री इनकॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, प्रमोटर ने एक प्रॉपर्टी खरीदी,
कंपनी बनाने से पहले एक प्रॉपर्टी खरीदी। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कंपनी ने क्या किया, समझना समझना, प्री इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कंपनी बन गई है और कंपनी उस बिल्डिंग में आ जाती है और अपनी वर्किंग चालू कर देती है। कुछ टाइम बाद वो क्या करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं कि यार हमें ना और भी रूम की जरूरत है, चलो और बिल्डिंग में ऊपर कुछ कुछ कंस्ट्रक्ट करवाते। किसके नाम पे कॉन्ट्रैक्ट था, प्रमोटर, ठीक है। कायदा क्या बोलता है, अडॉप्ट कर लेना चाहिए था, कुछ नहीं किया, ना हाँ बोला ना बोला, काम चालू कर दिया और फिर उसके बाद क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन। बाद में पता चलता है, दी कोर्ट अपील केस जाता है और वो बाद में कहती नहीं अब हम शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ बहुत सालों बाद। भाई तुमने कंस्ट्रक्शन करा लिया, पोजेशन ले लिया, शांत है तुम, तो तुम्हारी शांति में हम क्या समझेंगे, हाँ समझेंगे। आपने इस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन तक करवा लिया, भले ही आपने अलग से कॉन्ट्रैक्ट को अपने नाम पे ना कराए, हम मान लेंगे कि भाई आपने इस प्रपोजल को क्या क्या, इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोल दिया है, एक्सेप्ट कर लिया। इवन इफ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि आपने कुछ ऐसे हिंट दिए हैं जिस कारण से आप मानते कि आप इस प्रॉपर्टी के मालिक है, जैसे कि यहाँ आप पोजेशन ले चुके थे, आप यहाँ पे बैठ के अपना पूरा बिजनेस कर रहे थे, ऊपर से आपने कंस्ट्रक्शन करा लिया था। डेवलपिंग अ प्रॉपर्टी कैन बी कंसीडर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्री इनकॉर्पोरेशन अग्रीमेंट, और वो केस कंपनी हारती है और कंपनी को ही सारी प्री इनकॉर्पोरेशन की लायबिलिटी उनके सर पर आती है। क्या बात समझ में आ रही है, यही केस है जिसपे केस बनेगा। बाकी सब तो घिसी पिटी बातें कह रहे हैं कि प्रमोटर से पहले प्रमोटर ने कर रखा है, यही होगा यही होगा। बच्चों समझ में आया, प्रोसीजर किसका, प्रोसीजर सेम वही घिसी पिटी बातें। प्रमोटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर क्या होगा, कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, वो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट, एक्सेप्ट कर लिया तो कंपनी के नाम पे सारे कॉन्ट्रैक्ट, रिजेक्ट कर लिया तो प्रमोटर पर्सनल लाइबल। यही घिसी पिटी बात है, यहाँ पे पूरा चैप्टर आपका होता है ओवर। ये जो रिजोल्यूशन है ये स्किप, क्लैरिटी है। इस चैप्टर ने आपको क्या नॉलेज दिया बताओ, पहले मेमोरेंडम का मीनिंग समझा, आर्टिकल का मीनिंग समझा, दोनों को कैसे ऑल्टर किया जाता है ये समझा, और उसके बावजूद हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी जैसे ये प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। और आज एक और सेक्शन 10 क्या देखा था हमने, लीगल रिलेशन देखा था कि कंपनी बाउंड है मेंबर से, मेंबर बाउंड है कंपनी से, मेंबर एक मेंबर से नहीं और आउटसाइड से भी नहीं। आउटसाइडर का मीनिंग क्या था, चैप्टर इंटरेस्टिंग था। अब बच्चा नेक्स्ट चैप्टर और भी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो प्लीज रेगुलर रहेंगे, कंसेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है, कनेक्टिविटी रहती है। यहाँ ये चैप्टर होता है ओवर।